स्टार्ट। चलो, अरे इसको मिटाना भी तो पड़ेगा। अच्छा चल, कल के एंजाइम्स के नाम बोल सकती है फटक से? कौन से एंजाइम? सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के शुरू से शुरू कर। PS2 से, PS2 से शुरू कर। हाँ तो PS2, हाँ थियोफाइटिन, हाँ, प्लास्टोक्विनिन, प्लास्टोक्विनोन, हाँ प्लास्टोक्विनोन, फिर प्लास्टोक्विनोल, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, हाँ कौन कौन सा? और साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F, ठीक है। फिर उसके बाद प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन, PS1, हाँ, फेरिडोक्सिन रिड्यूसिंग, सबस्ट्रेट या कॉम्प्लेक्स जो भी बोला, सबस्ट्रेट ठीक है। आगे फेरिडोक्सिन, फेरोडॉक्सिन। उसके बाद फिर किसके पास जाएगी एनर्जी लास्ट? Na, NADPH, हाँ NADP के पास जाएगी और बनेगा NADPH। ठीक है। अब कल कल ये दोबारा पढ़ा दिया था ना मैंने, अब तो काफी बार रिवाइज हो गया है ये, तो याद भी हो गया है। तो मैं फटाफट फटाफट लिखते जाऊंगी तुरंत, कुछ चीजें पढ़ानी है। FADP नहीं रे, NADP, मैंने FA क्यों लिखा? FA नहीं, NADP। FA लिखा है क्या? देख तो एक बार। FA नहीं, NA। FA लिखा है? FA लिखा है? FA नहीं, NA। गड़बड़ लिख दिया होगा मैंने, फ्लो में कहीं कहीं चल जाती हूँ मैं। अच्छा वो FEFD हो रहा था तो वो FADP हो गया होगा आगे जाते जाते। चल एक बार मैं वो वही लैमिना बनाती हूँ, फटाफट फटाफट लिखते जाएंगे, ठीक है? यहाँ तो चलो गलत भी हो सकता है, घर पे तो नहीं होना चाहिए। तो ये NADP रिडक्टेज होगा फिर। हाँ NADP रिडक्टेज। आज एक वो परसों मैंने शुरू में मैंने तुम लोगों को एक बताया था ना कि क्या बोलते हैं, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें 12 वाटर क्यों यूज होते हैं? क्यों यूज होते हैं 12 वाटर? क्योंकि 6 ऑक्सीजन निकालने होते हैं। मैंने बोला था अभी के लिए ये रीजन ठीक है, मगर ये असली रीजन नहीं है ना? असली रीजन अभी समझ में आएगा कि क्यों होता है करके। तो PS2 से शुरू करते हैं। PS2 पे लाइट आएगी। ये कौन है? PS2। PS2 के साथ में एक यहां पर एंजाइम जुड़ा हुआ है। इस एंजाइम का नाम है, नाम OEC। OEC मतलब ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। देखो, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है? ये है PS2। PS2 पे क्या पढ़ा? फोटोन पढ़ा। हमने 4 वाला गिनती पढ़ी थी कल, है ना? कैसे 4 में हम क्यों लिखते हैं वो पता है? हम 4 लेकर के चल रहे हैं कि मान लो 4 फोटोन पढ़े। 4 कितने क्या पढ़े? 4 फोटोन 4H में पढ़े। O2 फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि 4 ही पढ़े, क्योंकि अगर यहाँ पर वाटर का ब्रेकडाउन होगा और ऑक्सीजन बनानी पड़ेगी तो 2 वाटर का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा, और 2 वाटर के ब्रेकडाउन से 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें 4 फोटोन चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अभी हम पीछे से पढ़ रहे हैं, पीछे से नहीं आगे से होगी रिएक्शन, ठीक? अच्छा अब इसको मैं तेरे को साइमल्टेनियसली बताती हूँ आज। ये PS2 और ये हो गया PS1, हैं? अलग अलग जगह पर ही तो होते हैं। नहीं, ये इसके सामने ज्यादा उसमें नीचे है। अच्छा कोई नहीं, कहीं पर भी बनाओ, मेम्ब्रेन पर है वो, दिखाना है बस, है? ये वो PS2, ये क्या है? PS1। अब फोटोन वहां पर पड़ा तो फोटोन यहाँ पर भी पड़ेगा, दोनों पे एक ही साथ फोटोन पड़ेगा। तो यहाँ पर भी क्या पड़ा? H न्यू पड़ा। H न्यू पड़ा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिलीज होगा। ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, इसलिए मैं एक ही साथ पढ़ा रही हूँ।
यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज। इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो पकड़ा किसने, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसका नाम क्या है, FRC बोलो, FRS बोलो, दोनों चलेगा। FRS या FRC क्या होता है, Fe प्लस सल्फर। ठीक है, Fe प्लस सल्फर ने किसको दिया अपना, FD यानी कि फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन जहां पर था, फेरोडॉक्सिन पर ही एक एंजाइम है, जिस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, NADP रिडक्टेज। ये NADP रिडक्टेज क्या करेगा, NADP को कन्वर्ट करेगा किसमें, NADPH प्लस H पॉजिटिव में। क्या करेगा ये, NADP प्लस को कन्वर्ट करेगा NADPH प्लस H पॉजिटिव में। ठीक है, यहाँ पर जब ये काम हो रहा है, यहाँ उसी समय सेम समय पर यहाँ पर क्या काम हो रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन निकल करके किसने एक्सेप्ट किया इसको, है फियोफाइटीन ने। इसको हम PHEO इतना ही लिखते हैं अभी के लिए। ये क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फियोफाइटीन से ये इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, प्लेस्टोक्विनोन के पास में। प्लेस्टोक्विनोन के साथ में यहाँ पर क्या है, एक प्रोटॉन चैनल है, जिससे बाहर से प्रोटॉन क्या आए, अंदर आए। कौन अंदर आए, प्रोटॉन। प्रोटॉन बाहर से अंदर आए। इसने यहाँ से क्या लिया है, इलेक्ट्रॉन लिया है। इलेक्ट्रॉन लिया है, यहाँ से प्रोटॉन आया यहाँ से, तो ये PQ में किस में बदल गया, PQH2 में बदल गया। फिर PQH2 वापस PQ में टूटा, वापस PQ में टूटा तो जो H पॉजिटिव था वो तो इसने यहाँ दे दिया, और जो इलेक्ट्रॉन थे वो आगे दे दिए किसको, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में है साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F। साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F से ये इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, PC, और PC से फिर ये इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, PS1 के पास में। सिंपल है, यहां से निकलना इलेक्ट्रॉन और यहां से निकलना एक साथ हो रहा है। यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहां से यहां बाद में पहुंचेगा, सेम टू सेम वाटर टू वाटर करके इसको मिलेगा। अब देखो क्या हो रहा है, इसको तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन मिल गए वापस, यहां पर सब जगह इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। इससे तो जितने इलेक्ट्रॉन गए तो इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल गए, इसको तो नहीं मिले। तो इसको मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने वाटर को ब्रेक करना पड़ेगा। हमने क्या किया, वाटर को ब्रेक। अगर एक वाटर ब्रेक करते तो हमारे पास बनते 2 प्रोटॉन प्लस 1 फ्री ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास फ्री ऑक्सीजन हो जाएगी। उससे बचने के लिए हम कितने वाटर ब्रेक करेंगे, 2 वाटर ब्रेक करेंगे। 2 वाटर ब्रेक करेंगे तो कितने प्रोटॉन बनेंगे, 4 प्रोटॉन बनेंगे, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा और 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, PS2। इसीलिए यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन गए ताकि बाद में 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन गए, 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन को भगाने के लिए कितने फोटोन की जरूरत पड़ेगी, 4, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फोटोन। ठीक है, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन गए फियोफाइटीन पे, तो 4 इलेक्ट्रॉन आगे गए PQ पर। 4 इलेक्ट्रॉन PQ से किस पे गए, PQH2 पर। अब 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 हाइड्रोजन, 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ पर PQH2 के कितने मॉलिक्यूल बने होंगे, 2 मॉलिक्यूल बने होंगे। फिर इसने अपने हाइड्रोजन बाहर छोड़ दिए तो कितने हाइड्रोजन बाहर छोड़े होंगे, 4, और कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करे होंगे, 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम पर गए, साइटोक्रोम से PC पर गए, कितने गए, 4। PC से 4 किस पर गए, PS1 पर गए। अब PS1 4 एक्सेप्ट कर रहा है तो 4 छोड़ने पड़ेंगे उसने, ऐसा गोदाम तो है नहीं जितने इलेक्ट्रॉन चाहो भर दो, है ना। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए कितने फोटोन चाहिए होंगे, 4। सिंपल, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से FRS में गए, 4 इलेक्ट्रॉन FRS से किस पर गए, FD पर गए। अब देखना 4 इलेक्ट्रॉन किसके साथ जुड़ेंगे, 4 प्रोटॉन के साथ में, यानी कि यहाँ पर प्रोटॉन कितने ऐड हुए, 4। एक NADP से एक NADPH बनाने के लिए कितने प्रोटॉन चाहिए, 2। हमारे पास 4 है, यानी कि कितने NADP बनेंगे, 2। 4 हाइड्रोजन का यूज करेंगे, 2 NADP से क्या बन जाएंगे, 2 NADPH प्लस H पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, यानी कि एक साइकिल में अगर मैं 2 वाटर यूज करूंगी तो मुझे 2 NADP मिलेंगे, 2 NADPH मिलेंगे।
2 वाटर यूज करूंगी तो 2 NADPH। इसको मैं क्या भी लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 NADPH2। इसी को ऐसे लिखते हैं हम, फर्क कुछ नहीं है, क्योंकि दूसरा प्रोटॉन लूजली बाउंड होता है इसलिए अलग से लिखते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब हमारे पास में कितने प्रोटॉन आए, कितने NADPH2 आए, 2 NADPH2 आए। अब यहाँ की कहानी यहाँ से सुनते हैं। ठीक है, हमारे पास में ये वाटर ब्रेक होकर के यहाँ पर कितने H पॉजिटिव हो गए, 4, और अंदर कितने H पॉजिटिव बाहर से आए हैं, 4, टोटल कितने हो गए, 8। अब ध्यान से सुनना, हमको ना चाहिए 6CO2, इसका तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है। 6CO2 का कोई अल्टरनेटिव है क्या ग्लूकोज की रिएक्शन में? 6 के बदले 3CO2 कर सकते हैं क्या हम? हमारी रिएक्शन क्या होती है, 6CO2 प्लस 12H2O, दिस गिव्स C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। अब मुझे बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड 6 से कम हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते। अब एक बहुत छोटी सी बात है, उसको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? जब एक कार्बन डाइऑक्साइड को हम ब्रेक करेंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम ग्लूकोज में डालने की कोशिश करेंगे, यानी कि मैं क्या कह रही हूँ, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को अगर मैं रिड्यूस करने की कोशिश करूँ, रिड्यूस मतलब इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ना है ना मैंने, तो अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने की कोशिश करूंगी तो मुझे यहाँ पर 12 NADPH चाहिए, 12, सॉरी एक के लिए 3, सबके लिए, एक के लिए 2, सबके लिए 12, एक के लिए 2, तो 6 के लिए यूज करूंगी तो कितने यूज करने पड़ेंगे, 12। एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन अभी काम आएगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए 2 NADPH2 तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ 3 ATP भी चाहिए। यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए, ब्रेक नहीं रिड्यूस करने के लिए हमें 2 NADPH2 चाहिए और 3 ATP चाहिए। यानी कि 6 को ब्रेक करने के लिए 12 चाहिए NADPH2 और 18 चाहिए ATP। इतना याद रखेंगे, याद रहेगा ना पक्का? एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए 2 NADPH2 और 3 ATP, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए 12 NADPH2 और 18 ATP। याद रहेगा? अब मुझे बताओ, 2 वाटर तोड़े तो 2 NADPH बने, 3 वाटर तोड़ेंगे तो 3 NADPH बनेंगे, 4 तोड़ेंगे तो 4 बनेंगे। हमें कितने चाहिए? 12, तो हमें वाटर कितने तोड़ने पड़ेंगे? 12। इसीलिए वाटर 12 चाहिए हमको, इसलिए नहीं क्योंकि 6 ऑक्सीजन बनाने हैं, इसीलिए क्योंकि NADPH हमको कितने चाहिए? NADPH2 12 चाहिए। 12 NADPH2 पाने के लिए हमें 12 वाटर को तोड़ना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास में। ठीक है, अगर मैं यहां पर इंटू 6 करूंगी तो सब जगह इंटू 6 हो जाएगा। 6 वाटर टूटेंगे तो ये भी इंटू 6 हो जाएगा, ये सब इंटू 6 हो जाएगा, यहाँ पर फोटोन और ये भी इंटू 6 हो जाएगा, सब कुछ इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अंदर जो बनेंगे ये भी इंटू 6 और ये भी इंटू 6। ये साइकिल जो हमने पढ़ी 4 इलेक्ट्रॉन वाली, ये साइकिल 6 बार चलेगी, मतलब कंटिन्यूअसली चलते रहेगी। ऐसा नहीं एक वाटर पूरी साइकिल पूरी करेगा फिर दूसरा आएगा, एक ने तोड़ा, इसके तोड़ने तक दूसरा फोटोन आ जाएगा, वो बाकी इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, है ना? तो यहाँ पर ऐसे करके कितनी चलेंगी? 6 बार चलेंगी। तो 6 बार प्रोटॉन अंदर आए बाहर से, और 6 बार यहाँ पर भी प्रोटॉन रिलीज हुए। 6 बार यहाँ पर रिलीज हुए तो कितने बन गए बताओ? 24 प्रोटॉन। यहाँ पर भी कितने बन गए? 24 प्रोटॉन। इतना याद रहेगा। यानी कि अंदर प्रोटॉन कितने ज्यादा हैं? लगभग 48 प्रोटॉन ज्यादा है लगभग। ये कब बोल रही हूं? जब एक ग्लूकोज बनवाना पड़े हमको। कितना? एक। और एक दिन में बहुत सारे ग्लूकोज बनते हैं, तो हम एस्टिमेट नहीं कर सकते कि एक दिन में टोटल कितने प्रोटॉन अंदर रहे होंगे, हमें नहीं पता है। हम तो एक के लिए पढ़ रहे हैं ना, एक के लिए हम पढ़ सकते हैं। दिन भर में कितना है उसके लिए हम नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम कभी भी यहाँ पर 4-6 नहीं लिखते हैं। हम खाली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखते हैं या प्रोटॉन लिखते हैं। 4-6 क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि एक दिन में तो बहुत प्रोटॉन पड़ेंगे, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन होंगे बहुत फटाफट से, हम इतना काउंट तो नहीं कर सकते ना। हम एक के लिए एस्टिमेट कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो एक तो क्या हो गया, अंदर कितने हो गए? 48 प्रोटॉन ज्यादा हो गए, पहली बात ये। दूसरी बात देखो, अब यहां अगर 24 अंदर आए तो कहां से आए? स्ट्रोमा से आए ना। तो यानी कि स्ट्रोमा में 24 प्रोटॉन माइनस,
क्योंकि ये 24 यहीं से तो अंदर आए हैं। दूसरा, यहां पर NADPH बन रहा है, 2 बनाने के लिए 4 चाहिए, हमें 12 बनाने हैं, तो यहां पर भी तो 24 प्रोटॉन माइनस होंगे। 24 यहां कम हो गए, 24 वहां कम हो गए, तो बाहर 48 कम है, अंदर 48 ज्यादा है। ग्रेडियंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, देख रही है कितना सारा ग्रेडियंट बढ़ गया है। तो अंदर पे जो होगा ना, अंदर पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव वाला। अब बाहर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, बाहर हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव। ये क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया मेम्ब्रेन के अक्रॉस। और हमें पोटेंशियल डिफरेंस ही जनरेट करना था मेम्ब्रेन के अक्रॉस। क्यों जनरेट करना था, क्योंकि मैंने बोला कि हमको क्या चाहिए, हमें 2 NADPH2 चाहिए और 3 ATP चाहिए। ATP तो बनी नहीं है अभी हमें ATP बनानी है। ATP बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, ग्रेडियंट बनवाना पड़ेगा। अब जैसे ग्रेडियंट बना तो हमारी मेम्ब्रेन पे एक कॉम्प्लेक्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम कॉम्प्लेक्स। ये है F0 और ये है F1। अब ये जो F0 है ना, ये प्रोटॉन को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव करने देता है। यानी कि यहां से प्रोटॉन आएगा और आकर के यहां से बाहर हो जाएगा। प्रोटॉन आया बाहर, फिर प्रोटॉन आया और बाहर, फिर प्रोटॉन आया और बाहर, प्रोटॉन आया और बाहर। अब जैसे ही प्रोटॉन इसमें एंटर करता है, ये F0 घूमता है गोल गोल। अगर हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे वहां पर इसका फंक्शनिंग ज्यादा अच्छे से है, ठीक है। F0 क्या करता है, जैसे प्रोटॉन एंटर कर रहा है तो प्रोटॉन एंटर करने में F0 घूमता है, और जैसे ये घूमेगा तो इसके साथ F1 भी घूमेगा। F1 घूमेगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, जो कल हमने कहा था कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है F1 का। कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने का मतलब है स्ट्रक्चर चेंज होना, और जैसे इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा इसमें आ जाएगी एक्टिव साइट। एक्टिव साइट एंजाइम में याद है, एक्टिव साइट पे जाकर के ही कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन हो सकती है। अभी तक इसके पास एक्टिव साइट नहीं है, लेकिन जैसे ये प्रोटॉन आया, ये घूमा तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ तो इस पर क्या बन गई, एक्टिव साइट। और जैसे ही इस पर एक्टिव साइट बनी, वैसे ही ADP से क्या बन गया, ATP। ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर क्या बन गया, ATP। अब यहां ध्यान देना, एक बार इसको पूरा घुमाने के लिए हमें 3 प्रोटॉन की जरूरत है। 3 बार पूरा घूमेगा तो 1 ATP बनेगा, मतलब 3 प्रोटॉन जाएंगे तो एक बार पूरा घूमेगा और उसके बदले में 1 ATP बनेगा, ठीक है। हमारे पास अंदर हैं कितने प्रोटॉन, 48। अगर 48 बाहर आएंगे तो कितने बार घूम सकेगा ये, 3 बार। 3 प्रोटॉन में 1 बार घूमता है, तो 48 में कितने बार घूमेगा, 48 को डिवाइड कर देंगे 3 से, कितना आएगा, 16। यानी कि इन सभी प्रोटॉन के बाहर आने पर हमें कितने ATP मिलेंगे, 16 ATP मिलेंगे 6 बार वाले में, ठीक है। यानी कि अगर 6 बार 12 वाटर मॉलिक्यूल टूटे, 12 वाटर मॉलिक्यूल टूटने से हमें मिलेंगे 12 NADPH2 और मिलेंगे 16 ATP। क्या हो रहा है देखो, 12 वाटर मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, 12 वाटर मॉलिक्यूल टूटने से हमको मिले 12 NADPH2 और 16 ATP। हमें कितने ATP चाहिए थे बताओ, हमें ग्लूकोज बनाने के लिए कितने ATP चाहिए थे, 18। मिले हमें कितने, सिर्फ 16। बन पाएगी क्या फोटोसिंथेसिस, हो जाएगी क्या, हो जाएगी, लेकिन उसमें और तोड़ने पड़ेंगे वाटर मॉलिक्यूल, रिएक्शन थोड़ी पीछे हो जाएगी। पीछे कैसे हो जाएगी, NADPH2 तो खूब बनेंगे, जितने चाहिए उससे ज्यादा ही बनेंगे, ATP कम हो जाएंगे धीरे। शुरू में तो क्या फर्क पड़ेगा, 2-2 का गैप आएगा। एक बार में 2 का गैप आया, दूसरी बार में 2 और बढ़ गए तो 4 का गैप हो गया, तीसरी बार में 2 और बढ़ गए तो 6 का गैप हो गया, चौथी बार में 8 का गैप हो गया। तो ये गैप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। NADPH2 तो खूब सारे हो जाएंगे, ATP का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम। इसीलिए सिर्फ इतनी रिएक्शन काफी नहीं है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, हो जाएगी, बिल्कुल होगी, लेकिन वो गैप बढ़ता जाएगा बार बार। ताकि गैप ना बढ़े इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, कुछ और भी करना पड़ेगा। इतनी कहानी समझ में आ गई पहले, पक्का? कुछ चीज समझ में नहीं आई तो पूछ ले, शुरू से लेके अभी तक सोच ले एक बार।
यहाँ पर तक का तो कल पढ़ लिया था हमने, आज इंटू 66 कर रखा है बस, बाकी सब तो पढ़ लिया था ना, समझ में आ रही है ना। चलो अच्छा, अब एक छोटी सी कहानी और पढ़ते हैं। हाँ, जब भी किसी भी रिएक्शन में एटीपी बनती है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। किसी भी रिएक्शन में अगर एटीपी बनेंगे तो क्या बोलेंगे उस रिएक्शन को? फॉस्फोराइलेशन। यहां पर एटीपी किसका यूज करके बन रही है? सनलाइट की एनर्जी का, यानी कि फोटोन का, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। वैसे तो फॉस्फोराइलेशन है, लेकिन सनलाइट यूज कर रहे हैं तो इसलिए स्पेसिफिकली क्या बोल दिया हमने? इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल दिया। ठीक है, इतनी बात, एक बात ये हो गई। दूसरी चीज, अब मुझे दो शब्द पूछते हैं। हाँ, एक तो पूछते हैं क्वांटम यील्ड, एक पूछते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट, मतलब कितने चाहिए हमको, क्वांटम नीड। कर दे, बंद कर दे। चलो, क्या पूछते हैं? दो चीज पूछते हैं। एक पूछते हैं क्वांटम यील्ड और दूसरा पूछते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्वांटम यील्ड मतलब समझना, क्वांटम यील्ड मतलब एक क्वांटम मतलब एक फोटोन। एक फोटोन का यूज करके कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बने, कितने मॉलिक्यूल ऑफ ये बने, H पॉजिटिव नहीं, ऑक्सीजन का ही ठीक है, H पॉजिटिव छोड़ दो, H पॉजिटिव को हमने डबल करना पड़ेगा। एक क्वांटम का यूज करके कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बने, इसको हम किसके अंदर डालेंगे? क्वांटम यील्ड के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो बताओ कितने बनेंगे? ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें कितने फोटोन चाहिए? 4, बस 4 नहीं, कितने? 8। 4 इसको चाहिए तो 4 इसको भी तो चाहिए, 8। तो जब हम क्वांटम रिक्वायरमेंट बोलेंगे तो एक ऑक्सीजन बनाने के लिए कितने चाहिए होंगे? 8। तो क्वांटम रिक्वायरमेंट हुई 8 फोटोन। क्या हुई? 8 फोटोन। अगर हम क्वांटम यील्ड बोल देंगे, क्वांटम यील्ड मतलब एक को यूज करके कितना बना? 8 को यूज करके 1 बना, तो 1 को यूज करके 1/8 बनेगा ना, 1 का 8वां हिस्सा बनेगा। तो इसका मतलब क्वांटम यील्ड क्या है हमारी? 1/8। और क्वांटम रिक्वायरमेंट कितनी है? 8। याद रहेगा? चल जाएगा काम। इतना बताना था, एक नई चीज, क्वांटम यील्ड और क्वांटम रिक्वायरमेंट। एक बार साइकिल पूरा करने में कितने फोटोन चाहिए पड़ रहे हैं? 8 फोटोन चाहिए पड़ रहे हैं, इसलिए क्वांटम रिक्वायरमेंट 8। अब एक फोटोन का यूज करके कितना बनेगा? तो 1/8। चलेगा ना? एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात आते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकला? PS2 से। इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, यहां से घूमते 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 यहां गया और FADPH के पास चले गया। क्या ये जहां से चला था वहां वापस आया? नहीं आया। जब फाइनल और इनिशियल अलग अलग हो, यानी कि जहां से चला हो वहीं वापस ना आए, तो इसको साइक्लिक बोलते हैं कि नॉन साइक्लिक बोलते हैं? नॉन साइक्लिक। इसलिए यह है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या है ये? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि ये साइकिल पूरा नहीं हुआ। इसके बाद हमने पढ़नी है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब वहां ये 2 की कमी पूरी होगी। ठीक है, इसको अभी पहले तो ये कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, और क्या। साइक्लिक वाली मैं बता देती हूँ, उतने में हो जाएगा काम, आ जाएगा। आई थिंक थोड़ा ही बताना है हमने। क्या मतलब लिखना पड़ेगा? ये बनाना पड़ेगा, इसके बारे में लिखना। इतना अजीब सा ही चाहिए ना फिर हमको। ओ सिबो, थोड़ा बड़ा बड़ा बना ताकि सब कुछ डिटेल में दिख सके उसमें। पूरे पन्ने में बना, पूरा पन्ना कवर कर, इस तरीके से। अभी बनाएगी, पहले एक बार ये बता ही देती हूँ मैं, रुको। हाँ, चलो अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। अब मैं क्या करूंगी ना, मैं खाली इनके शॉर्ट नाम लिखूंगी। ठीक है, अब देखो कई जगह हमारे पास लेमिना ऐसी होती है जिसपे PS2 नहीं होता है। कहाँ होती है बताओ? कौन सी लेमिना में सिर्फ PS1 है, PS2 नहीं है? ग्रेना लेमिना या स्टेमा लेमिना?
ग्रेना लैमिला या स्ट्रोमा लैमिला, इनमें से किसमें सिर्फ PS1 होता है, PS2 नहीं होता है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा लैमिना में वो जो कनेक्ट करने वाली होते हैं ना, दोनों साइड नॉन अप्रेस्ड साइड होती है। नॉन अप्रेस्ड साइड में क्या मिलता है? PS1। PS2 साइड में नहीं मिलता। PS2 कहाँ मिलता है? अप्रेस्ड साइड में मिलता है, यानी कि ढके हुए साइड में मिलता है। तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं ग्रेना लैमिना की, स्ट्रोमा लैमिना, सॉरी स्ट्रोमा लैमिना की बात कर रहे हैं। किसकी? स्ट्रोमा लैमिना की बात कर रहे हैं। स्ट्रोमा लैमिना में सिर्फ क्या है? PS1। सनलाइट तो इस पे भी पड़ेगी, तो हमारे पास में कौन है? PS, नीचे साइड बनाते हैं चलो, हमारे साइड में है PS1। PS1 पे क्या पड़ी? सनलाइट पड़ी। इसको थोड़ा अलग से डब्बे में डालते हैं। हैं? कहाँ पर? ये तो कब का लग गया? इसी साल लगा। इसी साल लगा। चलो, क्या हुआ? PS1 पे क्या पड़ा? फोटोन पड़ा, H न्यू पड़ा। एक फोटोन पड़ा तो एक फोटोन से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? एक ही इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? FRS एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, एक काम करती हूँ, सर्कुलर ही बनाती हूँ। साइक्लिक है तो साइक्लिक ही दिखाई जाए तो अच्छा है। ये थोड़ा यहाँ को घूमेगा। अब किसने एक्सेप्ट करा? FRS ने एक्सेप्ट करा। कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। ठीक। FRS से ये इलेक्ट्रॉन किसने लिया? FD ने लिया। अब अगर ये FD ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के देके इसको वापस कर दे तो इस बेचारे के इलेक्ट्रॉन खत्म होते जाएंगे, क्योंकि इसको देने के लिए पीछे से ये है ही नहीं। ये सिस्टम इसको पीछे से इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, क्योंकि PS2 तो है ही नहीं। PS1 को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा था? PS2 तो है ही नहीं। अगर ये इलेक्ट्रॉन NADP को दे देता है तो इस बेचारे को खुद कैसे मिलेगा? फिर इस बेचारे को वापस तो मिलेगा ही नहीं ना। धीरे धीरे तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे और हम यही नहीं चाहते हैं। तो ये क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा, बल्कि अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा PQ को। किसको दे देगा? PQ को। NADPH को देने के बदले किसको दे देगा? PQ को। एक एक ही इलेक्ट्रॉन है सब जगह, ठीक है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। PQ अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है? हाइड्रोजन को देता है और क्या बन जाता है? PQH2। फिर PQH2 वापस PQ में बदलेगा। PQH2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? साइटोक्रोम में जाएंगे। साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या जब PQ से PQH2 बनेगा तो बाहर से प्रोटॉन आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। तो बाहर से कौन आ गए? प्रोटॉन आ गए। एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही प्रोटॉन तो आएगा। एक इलेक्ट्रॉन तो बदले में कितना प्रोटॉन आ गया? एक प्रोटॉन आ गया। अब जैसे एक प्रोटॉन आया, फिर PQH2 बना। PQH2 जब साइटोक्रोम B को इलेक्ट्रॉन देगा अपने, तो ये अपने हाइड्रोजन को अंदर छोड़ देगा। किसके पास में? स्ट्रोमा के पास में। अंदर ल्यूमेन में छोड़ देगा। ये ल्यूमेन में क्या करा? इसने हाइड्रोजन को छोड़ दिया। फिर ये यहां पर से क्या करेगा? साइटोक्रोम किसको दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन? PC को। और PC वापस किसको दे देगा? PS1 को। तो क्या जहां से इलेक्ट्रॉन चला वहीं वापस आ गया? तो इसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक। अभी फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं कहा है हमने इसको, अभी हमने इसको क्या कहा है? सिर्फ साइक्लिक। फोटोफॉस्फोराइलेशन तब कहेंगे ना जब ATP बनेगा। अब देखो, अब क्या होगा? देखो, ये कहां पर से बनाऊं? अब मैं यहां पर से बना लेते हैं। चलो, नहीं हो गया। यहां पर से बना लेते हैं। F0 F1। नहीं हो पाएगा, रुको। हाँ, थोड़ा सा जगह बनाते हैं बीच में कहीं पर। नहीं, रुक जाओ, अभी इसका काम आएगा ना। ये हमारा है ल्यूमेन। ल्यूमेन में यहाँ पर क्या है? F0 F1।
इसको इतना ही रहने देते हैं अभी। क्या लिखा था गूगल में, पता नहीं क्या लिखा था, क्या मिटाया आपने लिखा हुआ? मैंने फोटोन मिटाया है, रुको। हाँ, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे? पूरा मिटा करके। अरे यार रुक जा। इसको थोड़ा ऊपर को लंबा बना देते हैं। It's okay. यहाँ पर बनाते हैं फोटो सिस्टम 1 जहाँ पर पहले था। कितना लंबा बना दिया मतलब। PS1 पे क्या आया बाहर से? इलेक्ट्रॉन, फोटोन आया। ठीक है, PS1 ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? अभी मैं ऊपर को बना रही हूँ, होगा ऐसे नीचे, फिर यहाँ से वहां जाएगा। ठीक है, ऊपर को ही बना देते हैं। अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया इसने? FRS को। FRS से इलेक्ट्रॉन किस पर गया? FD पर। FD से इलेक्ट्रॉन किस पर गया? PQ पर। PQ से इलेक्ट्रॉन किस पर गया? PQH2 पर। H2 वापस से PQ बनेगा। H2 ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? साइटोक्रोम B6 और F को। साइटोक्रोम B6 एंड F। साइटोक्रोम B6 एंड F से इलेक्ट्रॉन किस पर आया? PC पर। PC से वापस किस पर आ गया? PS1 पर। यहां से जब इसने इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाया तो प्रोटॉन कहां गए? अंदर ल्यूमेन पर। एक बार हुआ तो 1 प्रोटॉन आया, 2 बार हुआ तो 2 प्रोटॉन। कितने बार होगा टोटल? जितने बार यहाँ हुआ उतने बार यहाँ भी होगा। यहाँ कितने बार हुआ टोटल? 6 बार। तो यहाँ भी टोटल कितने बार होगा? 6 बार। ठीक है, अब अंदर हो गए 6 प्रोटॉन। 3 प्रोटॉन बाहर आएंगे तो 1 ATP, 6 प्रोटॉन बाहर आएंगे तो 2 ATP। तो हो गया ADP से ATP। कितने ATP बने? 2 ATP। पहले 16 बन गए थे, 2 और बन गए, टोटल कितने हो गए? 18। चाहिए कितने थे? 18। मिल कितने गए? 18। NADPH2 हमें कितने चाहिए थे? 12। मिल कितने गए? 12। हमारा फोटोसिंथेसिस का साइकिल में जो लाइट रिएक्शन वाला काम था वो काम क्या हो गया अब? पूरा। लाइट रिएक्शन का काम क्या था? NADPH2 बनाना, ATP बनाना और प्रोटॉन बनाना। अब जब ये NADPH2 जाएगा तो ये NADPH2 अपने हाइड्रोजन देगा रिड्यूस करने के लिए और एनर्जी देगा अपनी। समझ में आई बात? पक्का? अब ध्यान से सुनना, ये हमारे क्या हो गया? एक पूरा का पूरा साइकिल। अब क्वेश्चन है एक, मैंने तुम्हें बोला था अगर PS1 ही PS1 काम करे, PS1 पर सेंटर कितना होता है बताओ? कितने नैनोमीटर? 700 नैनोमीटर। PS2 पर सेंटर क्या होता है? 680 नैनोमीटर। मैंने तुमसे बोला था कि अगर लाइट 680 से ऊपर वाली ही हो, सिर्फ 680 से नीचे वाली होगी, तब तो ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा। ये भले ही थोड़ा कम काम करेगा लेकिन काम तो करेगा। लेकिन अगर 680 से ऊपर हुई तो कौन काम करेगा? सिर्फ PS1। अगर PS1 ही PS1 काम करेगा तो ना साइक्लिक वाली तो होगी, लेकिन क्या नॉन साइक्लिक वाली रिएक्शन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। यानी कि उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ क्या बनेंगे? ATP। यहां देख, सिर्फ और सिर्फ क्या बनेंगे? कोई बात नहीं, छोड़। सिर्फ और सिर्फ क्या बनेंगे? ATP। क्या NADPH2 बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो क्या फोटोसिंथेसिस हो पाएगी पूरी? नहीं हो पाएगी। इसलिए बोला था कि जब सिर्फ PS1 काम करेगा तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पूरी नहीं होगी। लेकिन अगर PS1 काम नहीं करे तो भी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि सिर्फ 2 ATP की कमी है ना हमको। बाकी क्या करवा रहा है ये? अगर PS1 मतलब हमने 680 से कम दिया, नहीं 680 से कम दिया अगर हमने, वो कह रही हूँ मैं, PS1 तो काम करेगा ही उसमें, तो सिर्फ एक ये वाली रिएक्शन होगी, ये भी भले थोड़ी स्लो होगी। अगर मान लो ये वाली रिएक्शन बिल्कुल ही नहीं होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? मान ले तू कोई फाइल बना रही है, तेरे बगल वाली भी कोई फाइल बना रही है, तो एक पन्ना लिख रही है तब तक वो भी एक पन्ना लिख ले रही है, तो तू अपना पन्ना उसको दे रही है, वो अपना पन्ना आगे बढ़ा दे रही है। अब ऐसा हो कि तू अपना एक पन्ना, वो अपना एक पन्ना लिख के खत्म कर, लेकिन तूने लिखा ही नहीं हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तू अपना पन्ना उसको नहीं देगी, उसको देगी लेकिन थोड़ा सा देर देगी, डिले होगा, ये प्रोसेस में डिले हो जाएगा, क्योंकि ATP 2 कम मिलेंगे उसको, थोड़ा डिले होगा, थोड़ा गैप बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि फोटोसिंथेसिस होगी ही नहीं, फोटोसिंथेसिस तो होगी ना। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे
कि सिर्फ PS1 काम करेगा तो फोटोसिंथेसिस होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि लाइट रिएक्शन पूरी नहीं हो पाएगी, NADPH2 नहीं मिल पाएगा। ठीक है, दोनों काम करेंगे तो क्या होगी कि नहीं होगी? होगी। तीसरा, ग्रेना लैमिला और स्ट्रोमा लैमिला दोनों काम करेंगे तो फोटोसिंथेसिस होगी कि नहीं होगी? होगी, और मजे से होगी। सिर्फ ग्रेना लैमिला काम करे, स्ट्रोमा लैमिला काम ना करे तो होगी कि नहीं होगी? होगी, थोड़ा कम मजे से होगी, लेकिन होगी। थोड़ा गैप बढ़ेगा लेकिन होगी। समझ में आई कहानी? पूरी पूरी की पूरी समझ में आ गई? कोई बात ऐसी हो जो समझ में ना आई हो? अच्छा, कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन कौन सा फोटो सिस्टम काम करता है? फोटो सिस्टम 1, 2 या बोथ? दोनों। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS2 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? PS2 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? PS1 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? पैराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट। नॉन साइक्लिक वाले में ऑक्सीजन इवॉल्व होगी कि नहीं होगी? नॉन साइक्लिक वाले में NADP रिड्यूस होगा कि नहीं होगा? NADP रिड्यूस होना मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा। अब साइक्लिक वाले में आना, ठीक है। PS1 PS2 या बोथ? PS1। जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा कौन होगा? इस वाले में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? फियोफाइटिन। वहां पर तो फियोफाइटिन है ही नहीं, तो कौन होगा? FRS। ठीक है। दूसरा, हाँ, वाटर टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटता कौन है? PS2। तो यानी कि साइक्लिक वाले में वाटर टूटता नहीं है। अगली बात, साइक्लिक वाले में NADP रिड्यूस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। सारे शब्द याद रहेंगे। नॉन साइक्लिक वाला पूरा हो गया तुम्हारा। लाइट रिएक्शन कंप्लीट करा दी मैंने, अब सिर्फ डार्क रिएक्शन बची है। लाइट रिएक्शन पूरी हो गई। अब ध्यान से देखना बुक में, मैं तुझे क्या बता रही हूँ, हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ दिया है उस देख ले एक बार घर जा करके पढ़ लेना इस पूरे को। हमने ये सब पढ़ दिया है। हमने ये तो पढ़ ही दिया था क्वांटोसोम वाला। क्वांटोसोम के बाद हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ दिया है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर पढ़ दिया है। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पढ़ दिया है। कीमो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस। कीमो ऑस्मोसिस मतलब केमिकल की ऑस्मोसिस, केमिकल का मूवमेंट, हाइड्रोजन का मूवमेंट जिससे ATP बन रहे हैं, ये पढ़ दिया है ना? पढ़ दिया है। इसके बाद कीमो ऑस्मोसिस का ये दिखा रखा है, हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गए करके, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर तक का पूरा खत्म कर लिया है। इसके बाद कौन आया? बायोसिंथेसिस आया। ये वाला अब हम पढ़ेंगे। इसका भी हमने थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ दिया है। थोड़ा थोड़ा पार्ट क्या पढ़ा है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए कितने ATP चाहिए, कितने NADPH चाहिए, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया। क्या हम इतनी सारी बातें याद रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं, पक्का? श्योर? चलो ठीक है, हो गया काम। आज के बाद 6 बार 12 वाटर यूज क्यों करते हैं, तो क्या बोलोगे? 12 वाटर यूज क्यों करते हैं फोटोसिंथेसिस में? अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? 12 NADPH2 चाहिए। क्यों चाहिए 12 NADPH2? कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए। 6 कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए 12 NADPH2। 12 NADPH2 बनाने के लिए 12 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, जिसके एज अ रिजल्ट 6 ऑक्सीजन बन जा रहे हैं। मेन मोटो हमारा ऑक्सीजन बनाना है ही नहीं कतई, वो तो बाई प्रोडक्ट है ना ऑक्सीजन। हमारा मेन मोटो क्या है? फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनवाना। ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है।